वंदे मातरम। आप सभी का हमारे इस चैनल नॉलेज एसोसिएट में हार्दिक स्वागत है। आज के हम अपनी वीडियो में आईटीआई से संबंधित जो भी वैकेंसीज आती हैं, जो भी रिक्रूटमेंट आती हैं, जैसे आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर, डीआरडीओ, रेलवे, एनटीपीसी इत्यादि सभी प्रकार की वैकेंसीज के लिए क्वेश्चन बैंक तैयार करके आपके लिए इस वीडियो में हम आए हुए हैं। तो हमारे साथ इस वीडियो पर बने रहें। आइए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन बैंक ये ऑल इंजीनियरिंग ट्रेड्स के लिए, आईटीआई की जितनी भी इंजीनियरिंग ट्रेड्स हैं उन सभी के लिए ये वीडियो या ये क्वेश्चन बैंक आपको काम आएगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड रूल की अल्पतमांक होती है। स्टैंडर्ड रूल यानी कि स्टील रूल जिसको आप साधारण भाषा में कहते हैं, उसे हम स्टैंडर्ड रूल टेक्निकली कहा जाता है। स्टैंडर्ड रूल की अल्पतमांक होती है। अल्पतमांक का मतलब इंग्लिश में इसे हम लीस्ट काउंट कहते हैं। लीस्ट काउंट वह माप होती है जो कि किसी रूल या किसी भी उपकरण के द्वारा सबसे सूक्ष्मतम माप ली जाती है, यानी कि उससे नीचे या उससे कम की माप नहीं ली जा सकती। तो अगर आपसे कोई पूछे साधारण भाषा में कि स्टैंडर्ड रूल की सहायता से आप सबसे छोटी माप कितने एमएम की ले सकते हैं, तो आप कहेंगे कि हम 1.2 एमएम की ले सकते हैं, यानी कि इसे हम यदि टेक्निकल टर्म में कहें तो 0.5 एमएम। ठीक है, 0.5 mm कह सकते हैं या 0.50 mm भी हो सकता है। तो यही इसकी लीस्ट काउंट या अल्पतमांक कहलाएगी। अगला हमारा क्वेश्चन है, शाफ्ट पर कीवे यानी कि चाबी घाट जिसे आप कीवे कहते हैं की मार्किंग करने के लिए किस रूल का उपयोग किया जाता है। तो शाफ्ट की या कोई भी किसी भी प्रकार की कीवे का उपयोग करने के लिए या कीवे की मार्किंग करने के लिए हम की शीट रूल का उपयोग करते हैं। बढ़ते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न है, किसी बेलनाकार जॉब या पाइप पर उसके अक्ष के समांतर रेखाएं खींचने के लिए किस रूल का प्रयोग किया जाता है। कोई सिलेंड्रिकल वर्क पीस है या कोई पाइप है, उसके अक्ष के समांतर यदि मुझे कोई लाइन खींचनी है तो उसके लिए हम जो रूल का उपयोग करेंगे वो हम उपयोग करेंगे की शीट रूल का। ठीक, हमारी पुरानी वीडियोस जो हमारी मेजरमेंट की बनी हुई है या मेजरिंग टूल्स की बनी है, उसमें आप जाकर के सभी प्रकार के रूल्स के बारे में ध्यान से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं किस प्रकार का रूल कैसा दिखने में होता है और उसका उपयोग कैसा होता है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, किसी ब्लाइंड होल यानी कि अंधे सुराख की गहराई को चेक करने के लिए, ब्लाइंड होल को चेक करना है तो किस प्रकार के रूल का उपयोग करेंगे। तो इसका सही आंसर है रूल डेप्थ गेज। डेप्थ रूल गेज के हिसाब से हम या उससे हम गहराई को चेक कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पांचवा, श्रिंक रूल का प्रयोग होता है। श्रिंक रूल, अब श्रिंक रूल को पहले हम समझ लेते हैं होता क्या है। श्रिंक रूल एक ऐसी रूल होती है जो कि बेसिक साइज से कुछ बड़ी बनाई जाती है। इसका उपयोग हम तब करते हैं कि जब से मान लीजिए हमने कोई एक मोल्ड बनाया, यानी कि किसी धातु को पिघला करके हम कोई दूसरी धातु बना रहे हैं या कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आपको ये बेसिक जानकारी होगी कि किसी भी धातु को यदि हम पिघलाते हैं और उसके बाद गर्म करके या ठंडा करते हैं, तो वो जो धातु है वो वापस से वही अवस्था में आने पर यानी कि ठंडी होने पर वो उतनी ही साइज की नहीं रह जाती, उसके आयतन में अंतर आ जाता है। तो यही अंतर को हम अलग अलग धातु के अनुसार गणना करके हम उसे श्रिंकेज के अनुसार, जो जितना सिकुड़ सकता है या जितना छोटा हो जाता है उसके अनुसार हम श्रिंक रूल को पहले ही बना लेते हैं। यानी कि यदि आपसे कोई कहे श्रिंक रूल को इंच जो होता है या मेट्रिक साइज जो होती है उससे बड़ा बनाया जाता है या छोटा, तो आप कहेंगे कि श्रिंक रूल को हमेशा बेसिक साइज से बड़ा ही बनाया जाता है, छोटा नहीं बनाया जाता। तो श्रिंक रूल का चूंकि उपयोग हम पैटर्न मेकर द्वारा किया जाता है। पैटर्न मेकिंग करने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी धातु को गर्म करके या पिघलाने के बाद कोई नई धातु बनाई जाती है तो उसके लिए हम श्रिंक रूल का उपयोग करेंगे। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो है प्रश्न क्रमांक 6। छठवां नंबर प्रश्न है हमारा कि ढलवा लोहा का श्रिंकेज होता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो श्रिंकेज होता है सभी प्रकार की धातुओं के लिए अलग अलग वो कैलकुलेट करके रखा जाता है। तो इस पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही ऑप्शन है वो है हमारा उत्तर 1/100 मिलीमीटर, इसका श्रिंकेज अलाउंस रखा जाता है। हमारा 7वां प्रश्न है, स्टील के लिए श्रिंकेज अलाउंस कितना रखा जाता है। तो स्टील के लिए जो श्रिंकेज अलाउंस रखा जाता है, आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, 1 mm, 2.1 mm, 1.5 mm, 1.6 mm पर 100 मिलीमीटर। तो इसका जो सही आंसर आपको है, इसका सही आंसर होगा हमारा 2.1 मिलीमीटर प्रति 100 मिलीमीटर पे।
अब हमारा 8वां प्रश्न है, एल्यूमिनियम के लिए श्रिंकेज अलाउंस कितना रखा जाता है। तो एल्यूमिनियम के लिए जो श्रिंकेज अलाउंस रखा जाता है वो रखा जाता है 1.6 मिलीमीटर प्रति 100 मिलीमीटर पर। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, अभियांत्रिकी गुनिया इंजीनियरिंग ट्राई स्क्वायर। अभियांत्रिकी गुनिया का साइज लिया जाता है ब्लेड की मोटाई से, स्टॉक की मोटाई से या लंबाई से, स्टॉक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड की अंतिम सिरे तक, या स्टॉक के बाहरी सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक। ये आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। चारों ऑप्शन में जो सही आंसर है वो है स्टॉक की अंदरूनी सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक की लंबाई को हम इंजीनियरिंग ट्राई स्क्वायर की साइज से डिफाइन करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ट्राई स्क्वायर के स्टॉक के अंदरूनी सिरे पर जो अंडरकट दिया जाता है उसका उद्देश्य क्या होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि ट्राई स्क्वायर का जो बेसिक काम होता है वे किसी भी जॉब की सरफेस की जो कोण होते हैं उनको 90 डिग्री में फ्लैटनेस चेक करने के लिए किया जाता है। तो जो उसके कोने में आपने देखा होगा कि छोटा सा एक अंडरकट लगा दिया जाता है स्टॉक के अंदरूनी सिरे पर। तो उसका बेसिक उपयोग ये होता है कि जब हम भी किसी भी समय किसी भी जॉब को हम चेक करते हैं तो उस पर जो बर रहते हैं उन बर्रों को स्थान देने के लिए, कोने में जो कॉर्नर पे जो बर बच जाते हैं उन बर को स्थान देने के लिए हम वहां पे अंदरूनी सिरे पर अंडरकट का लगा देते हैं। हमारा 11वां प्रश्न है, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर की दोनों टांगों को जोड़ा जाता है। तो स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर है, मैंने आपको बताया था कि स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर और पिवोट यानी कि पिवोटेड जो कैलिपर होते हैं दो प्रकार के बनाए जाते हैं। आपको हमारी पिछली वीडियोस जो होगी ध्यान से देख लीजिएगा, आपको वहां पे मिल जाएगा। तो जो स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर्स होते हैं उनकी जो टांगे को हमेशा स्प्रिंग व पिवोट दोनों के द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न की हम तरफ पढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12, इंजीनियरिंग स्क्वायर का कौन सा भाग रेफरेंस सतह की तरह कार्य करता है। इंजीनियरिंग स्क्वायर का कौन सा भाग रेफरेंस सतह की तरह कार्य करता है। ब्लेड, स्टॉक, दोनों में से कोई नहीं, या दोनों में से कोई एक। तो प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर है दोनों में से कोई एक का ही उपयोग कर सकते हैं हम, या तो ब्लेड का उपयोग कर सकते हैं या तो स्टोक का। वैसे जो बेसिक होता है हम उस पे हम हमेशा स्टोक को ही हम रेफरेंस सरफेस की तरह कार्य में लाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13, सॉलिड ट्राई स्क्वायर का ब्लेड स्टॉक के साथ जुड़ा होता है। ब्लेड और स्टॉक ट्राई स्क्वायर में किसके साथ जुड़ा होता है या किसके माध्यम से जुड़ा होता है। काउंटर सिंक रिवेट द्वारा, पेन हेड रिवेट द्वारा, या हेडलेस रिवेट द्वारा। तो इसका सही आंसर है हेडलेस रिवेट के द्वारा। उसमें हेड नहीं होते, उस प्रकार के रिवेट के द्वारा हम जोड़ते हैं। साधारण कैलिपर का साइज लिया जाता है इनकी टांगों की लंबाई से, कुल लंबाई से, रिवेट के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा रिवेट के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक। अब हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है कि 10,000 माइक्रोन किसके बराबर होता है। तो इसे हम समझ लेते हैं कि जो 1 मिलीमीटर होता है, 1 मिलीमीटर हमारे बराबर होता है 1000 माइक्रोन के। तो आपको एक चीज समझ में आ गया, यदि आपसे आप कोई पूछे कि 1 मिली माइक्रोन या 1 मिलीमीटर कितने बराबर होता है तो आप कहेंगे कि 1 मिलीमीटर 1000 माइक्रोन के बराबर होता है। तो इसलिए 10 मिलीमीटर में कितने माइक्रोन होंगे, तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे यदि 1000 से, तो आंसर आ जाएगा हमारा 10,000। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा ग 10 मिलीमीटर। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16, ट्राई स्क्वायर का ब्लेड किस धातु का बनाया जाता है। कास्ट आयरन का, माइल्ड स्टील का, हाई कार्बन स्टील का, या इनमें से कोई नहीं। तो ट्राई स्क्वायर का ब्लेड जो है वो बनाया जाता है हाई कार्बन स्टील का। स्टील रूल किस धातु का बना होता है। स्टील रूल को हम हमेशा स्प्रिंग स्टील से ही बनाते हैं ताकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। हम चलते हैं हमारे अगले 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 प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 18, सेंटर हेड का प्रयोग किया जाता है लाइन खींचने के लिए, गोल जॉब का सेंटर ज्ञात करने के लिए, उपरोक्त दोनों कार्यों के लिए, या उनमें से कोई भी नहीं। ये 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे जिसमें सही आंसर है हमारा गोल जॉब का केंद्र ज्ञात करने के लिए। 19वां नंबर प्रश्न है, इनमें से सीट मेटल कार्यों के लिए कौन सा औजार है, या सीट मेटल कार्यों के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है। सीट मेटल कार्य हैं
तब देख लेते हैं ऑप्शन क्या है हमारे, ट्राई स्क्वायर, एल स्क्वायर, नैरो रूल और शॉर्ट रूल। तो इनमें से हम चारों में से सिर्फ और सिर्फ एल स्क्वायर का उपयोग करते हैं, जो कि आप लोगों ने देखा होगा कि दर्जी वगैरह भी होते हैं। ये दिखने में बिल्कुल ट्राई स्क्वायर की तरह ही होता है एल आकृति में, लेकिन अंतर क्या होता है कि आपने ट्राई स्क्वायर में देखा होगा कि जो उसका स्टॉक होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है और जो ब्लेड होती है वो पतली सी होती है। मतलब कि इसकी मोटाई, जो ट्राई स्क्वायर की जो ब्लेड होती है वो कम मोटी होती है, जबकि स्टॉक जो होता है वो काफी मोटा होता है, आपको मोटाई उसकी ज्यादा दिखाई देगी, जबकि ब्लेड जो होता है वो ब्लेड बहुत पतला सा होता है। तो इसलिए जो एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर में क्या होता है कि इसकी जो स्टोक और ब्लेड दोनों की लंबाई या दोनों की मोटाई जो होती है, मोटाई जो होती है बराबर होती है, दोनों की मोटाई बिल्कुल बराबर होती है। इसलिए सीट मेटल वर्कशॉप में या सीट मेटल के कार्यों के लिए हम एल स्क्वायर का उपयोग करेंगे। 20वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष मापी औजार नहीं है। अप्रत्यक्ष मापी औजार हमने पुरानी वीडियो में बताया हुआ है, आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, पुरानी वीडियोस को समझ में आ जाएगा। तो अप्रत्यक्ष मापी औजार, इसे हम इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, यानी कि ऐसे टूल जिनसे हम जॉब पे रखते ही या वर्क पीस को नापते ही हमारी रीडिंग तुरंत न मिले, किसी थर्ड पार्टी या किसी तीसरे या किसी अन्य प्रकार के औजार का उपयोग करना पड़े, तो ऐसे औजारों को हम अप्रत्यक्ष मापी औजार कहेंगे। तो यहां पे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष मापी औजार नहीं है। जैसा कि आपको हमारे इस प्रश्न में दिख रहा होगा कि अप्रत्यक्ष मापी औजार नहीं है, यानी कि अप्रत्यक्ष माप वो नहीं लेता, डायरेक्ट मेजरिंग लेता है। तो पहला है टेलीस्कोपिक गेज, दूसरा है आउटसाइड कैलिपर, तीसरा है इनसाइड कैलिपर और चौथा है हुक रूल। जैसा कि आप जानते हैं कि आउटसाइड कैलिपर भी इनडायरेक्ट मेजरिंग लेता है, जिससे मेजर लेने के बाद हमें स्टील रूल से चेक करना पड़ता है, और इनसाइड कैलिपर भी इसी प्रकार से काम करता है। और जो हमारा टेलीस्कोपिक गेज है, टेलीस्कोपिक गेज भी डायरेक्ट मेजरिंग नहीं लेता, इसे हमें बाद में चेक करना होता है। तो इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा हुक रूल। हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 21 है, 600 मिलीमीटर लंबी सरफेस की समतलता चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अब इसके हमारे ऑप्शन है ट्राई स्क्वायर, स्टील रूल, स्ट्रेट एज और इनमें से कोई नहीं। तो चूंकि समतलता चेक करनी है, फ्लैटनेस चेक करना है, तो ट्राई स्क्वायर के द्वारा फ्लैटनेस चेक नहीं की जाती, स्टील रूल के द्वारा नहीं की जाती, जबकि स्ट्रेट एज के द्वारा की जाती है। हालांकि फ्लैटनेस जो है चेक करने के लिए ट्राई स्क्वायर का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी एक लिमिट है कि हम उसकी समतलता ऊपर से नहीं चेक कर सकते, कॉर्नर की ही फ्लैटनेस चेक कर सकते हैं, जबकि स्ट्रेट एज के द्वारा किसी प्रकार की सतह की समतलता को हम चेक कर सकते हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा स्ट्रेट एज। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 22। लेथ की बेड की समतलता का निरीक्षण किया जाता है। लेथ मशीन की जो बेड है, उस बेड की जो समतलता है उसका निरीक्षण इनमें से किसके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन है स्टील रूल द्वारा, कास्ट आयरन स्ट्रेट एज द्वारा, सरफेस प्लेट द्वारा या फिर उपरोक्त सभी से। तो इसका सही आंसर होगा कास्ट आयरन की स्ट्रेट एज के द्वारा, क्योंकि लेथ मशीन की जो बेड होती है उसे सीजन्ड कास्ट आयरन का बनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, माइल्ड स्टील के बने कैलिपरों को घिसने, मुड़ने या टूटने से बचाने के लिए क्या किया जाता है। हार्ड व टेम्पर, एनीलिंग, केस हार्डनिंग या नॉर्मलाइजिंग। तो हार्ड और टेम्पर की जगह इसे हम मुड़ने और टूटने से बचाने के लिए केस हार्डनिंग की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 24। प्रोटेक्टर हेड के किस भाग पर मेन स्केल बना होता है। जो प्रोटेक्टर हेड होता है उसके किस भाग पर मेन स्केल बना होता है। तो प्रोटेक्टर हेड के डिस्क पर मेन स्केल बना होता है। हमारा 25वां प्रश्न है, सेंटर हेड का प्रयोग किया जाता है। सेंटर हेड का प्रयोग कोण चेक करने के लिए करते हैं, आयताकार जॉब का केंद्र ज्ञात करने के लिए करते हैं, वर्गाकार जॉब का केंद्र ज्ञात करने करते हैं, या सभी के लिए। तो इसका सही आंसर है वर्गाकार जॉब का केंद्र ज्ञात करने के लिए सेंटर हेड का प्रयोग किया जाता है। हमारा 26वां प्रश्न है, वी ब्लॉक का साइज लिया जाता है वी ग्रूव के कोण से, लंबाई से, आकृति से, लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई से। तो वी ब्लॉक का जो स्पेसिफिकेशन है या उसकी जो साइज है उसको हम हमेशा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से ही ज्ञात करते हैं।
अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 27 है हमारा, एंगल प्लेट का साइज लिया जाता है। एंगल प्लेट की साइज लंबाई से माना जाता है, चौड़ाई से, ऊंचाई से, या फिर नंबरों से। तो इसका सही आंसर है उसके नंबरों से। अगला प्रश्न है, निम्न में से अप्रत्यक्ष मापी यंत्र है, यानी कि इनडायरेक्ट मेजरिंग मिलती है, यूनिवर्सल बेवल, कॉम्बिनेशन बेवल, हेमिस्फेरिकल गेज या उपरोक्त सभी। तो 28 का सही आंसर है उपरोक्त सभी। 29 नंबर प्रश्न है, निम्न में से अप्रत्यक्ष मापी यंत्र कौन सा है। अब इनमें भी वही पहचानना है कि अप्रत्यक्ष मापी यंत्र कौन से हैं। आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, स्ट्रेटेज या उपरोक्त सभी। तो इसका भी आंसर होगा उपरोक्त सभी। इन सभी के द्वारा हम डायरेक्ट मेजरिंग प्राप्त नहीं कर सकते। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 30, इनसाइड कैलिपर की दोनों टांगे मुड़ी होती हैं। इनसाइड कैलिपर की दोनों टांगे मुड़ी होती हैं। तो इसका सही आंसर है 60 डिग्री पर बाहर की ओर मुड़ी होती हैं। किसी तंग झिर्री की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। स्टैंडर्ड स्टील रूल का, कीस स्टील रूल का, नैरो रूल का या फ्लेक्सिबल। तंग झिर्री है यानी कि पतली या ऐसी झिर्रियां हैं या ऐसा स्लॉट है जिसकी चौड़ाई बहुत ही कम हो, बहुत नैरो हो, तो ऐसी जगहों पे हम मेजरमेंट करने के लिए हम उपयोग करते हैं नैरो रूल का। 32 नंबर प्रश्न है, अनियमित आकार के वर्कपीस का साइज चेक करने के लिए निम्न में से किस रूल का प्रयोग किया जाता है। अनियमित आकार आकृति है यानी कि अनियमित सतह है, तो अनियमित सतह की वर्कपीस की जांच लेने के लिए हम फ्लेक्सिबल रूल का उपयोग करेंगे। हमारा 33वां प्रश्न है, श्रिंक रूल का वास्तविक साइज इंच से कितना बड़ा होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमने हमारे प्रश्न में अभी पहले मैं जब शुरुआत कर रहा था तभी हमने आपको बता दिया था कि श्रिंक रूल को हमेशा एक्चुअल साइज से थोड़ा सा बड़ा बनाया जाता है। अब कितना बनाया जाता है, ये वास्तविक इंच से पूछ रहा है, जो एक्चुअल इंच से कितना बड़ा श्रिंक रूल का साइज बनाया जाता है। क्या आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। ये चारों ऑप्शन में से एक सही आंसर है 1/16 इंच से 3/16 इंच प्रति फुट। हमारा अगला प्रश्न है, रूल द्वारा सही माप लेने के लिए क्या होना जरूरी है। रूल का मोटा होना जरूरी है, रूल क्रोम स्टील की भांति चमकना चाहिए, रूल कम से कम पतला होना चाहिए, और घ नंबर है इनमें से कोई नहीं। यदि रूल के द्वारा सही माप हमें लेनी है तो इनमें से सही आंसर होगा रूल को कम से कम पतला होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, साधारण कैलिपर की धातु होती है। साधारण धातु का जो होते हैं कैलिपर, उस किस धातु से बनाया जाता है। तो कोई भी प्रकार के कैलिपर्स हो, सभी प्रकार के कैलिपर्स को हम हाई कार्बन स्टील से ही बनाते हैं। हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक है 36, स्टील की सतह को किसके द्वारा फिनिशिंग किया जाता है। ऐसा कौन सा पदार्थ है जिससे स्टील की सतह पर फिनिशिंग की जाती है, जिसके कारण उस पर जंग नहीं लगता और चमक भी कमजोर नहीं होती। तो पीतल, एल्यूमिनियम, माइल्ड स्टील और सेटिन क्रोम। इनमें से सही आंसर है हमारा सेटिन क्रोम। अगला प्रश्न है, ट्राई स्क्वायर का आकार किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। कार्य के द्वारा, स्टॉक की लंबाई के द्वारा, ब्लेड के द्वारा या फिर उपरोक्त सभी। तो 37 का सही आंसर है कि इसकी ब्लेड की लंबाई के अनुसार ट्राई स्क्वायर का स्पेसिफिकेशन दिया जाता है। एल स्क्वायर के स्टॉक और ब्लेड की मोटाई होती है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था अभी पढ़ाते समय जब पिछला क्वेश्चन हमारा आया था। तो एल स्क्वायर की जो स्टॉक होती है और ब्लेड दोनों की मोटाई बराबर रखी जाती है। इसका उपयोग आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार दर्जियों के पास भी एक बड़ी सी लकड़ी की स्केल होती है जो एल आकार में दिखाई देती है। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 39 है, स्टील रूल की सहायता से कम कितनी माप ली जा सकती है। यहां भी वही प्रश्न आ गया कि स्टील रूल की लीस्ट काउंट यानी कम से कम कितनी माप ली जा सकती है। मैंने आपको शुरू में बताया था पहले नंबर प्रश्न में ही 0.50 मिलीमीटर। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 40, किसी सरफेस की फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस को चेक करने के लिए निम्न में से किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाएगा। तो ट्राई स्क्वायर, वर्नियर हाइट गेज, स्लिप गेज या बेवल गेज। ये 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जिनमें से हमारा सही आंसर है ट्राई स्क्वायर के द्वारा हम फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस चेक कर सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि ट्राई स्क्वायर के द्वारा या तो फ्लैटनेस चेक कर सकते हैं या स्क्वायरनेस। हमारा अगला है प्रश्न, स्टील रूल होता है मार्किंग इंस्ट्रूमेंट, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, चेकिंग इंस्ट्रूमेंट या डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट।
तो इसके द्वारा हम चूंकि डायरेक्ट मेजरिंग लेते हैं इसलिए हमारा सही आंसर होगा डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। 42 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सेंटर हेड का साइज लिया जाता है। अब सेंटर हेड का साइज लिया जाता है कोण से, आकृति से, लेग की लंबाई से या दोनों लेग की लंबाई से। तो 42 का सही आंसर होगा दोनों लेगों की लंबाई से सेंटर हेड का साइज लिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 43, खांचों की चौड़ाई मापने के लिए निम्न में से किस कैलिपर का प्रयोग किया जाता है? खांचे की चौड़ाई मापने के लिए निम्न में से किस कैलिपर का प्रयोग किया जाता है? असमान टांग कैलिपर, जिसे आप असमान टांग कैलिपर, ये पहली बार ही नाम सुन रहे होंगे। दूसरा है बाहरी कैलिपर यानी आउटसाइड कैलिपर, तीसरा है जेनी कैलिपर, चौथा है आंतरिक कैलिपर यानी कि इनसाइड कैलिपर। क्योंकि खांचे की चौड़ाई यानी किसी स्लॉट की चौड़ाई नापनी है तो उसे अंदर से मापना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे इनसाइड कैलिपर का उपयोग करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, बेवल प्रोटेक्टर की लीस्ट काउंट कितनी होती है? बेवल प्रोटेक्टर की जो लीस्ट काउंट होती है, हमने हमारी वीडियो में बताया हुआ है आपको कि बेवल प्रोटेक्टर की लीस्ट काउंट 1 डिग्री होती है और यह सूक्ष्ममापी यंत्र होता है। प्रश्न क्रमांक 45, दूरदर्शी गेज का प्रयोग निम्न में से छेद और खांचे जांचने के लिए किया जाता है। किस प्रकार की होल और खांचों को या स्लॉट्स को जांचने के लिए किया जाता है? इनकी साइज क्या होती है? 10 mm से 100 mm तक। आपको ध्यान रखना है कि छोटे प्रकार के होल को नापना है, तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिखा है, 10 mm से 100 mm तक, अगला है 12.7 से कम और 12.7 से 152.4 मिलीमीटर तक, या इनमें से सभी। तो 45 का सही आंसर है ग नंबर, 12.7 से 152.4 मिलीमीटर। ये इस साइज में अवेलेबल होते हैं, आप किसी प्रकार के होल और स्लॉट्स की जांच कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 46 है हमारा, निम्न किस्म के छेद गेज का प्रयोग निम्न साइज के छिद्र व खांचों को जांचने के लिए किया जाता है। छोटे साइज के होल का उपयोग गेज का करना है कि गेज के किस प्रकार के गेज के द्वारा छोटे साइज के होल को चेक किया जा सकता है। 12.7 mm से कम साइज के गेजों का, 12.7 मिलीमीटर से अधिक साइज के गेजों का, 10 mm साइज से कम साइज के गेजों का, या 5 mm से कम आकार के गेजों का। छोटे किस्म के होल को या छोटे किस्म के छिद्र को जिस गेज से मापा जाएगा उसके लिए सही आंसर है हमारा 12.7 मिलीमीटर से कम। 47वां नंबर प्रश्न है हमारा, सेंटर हेड की दोनों लेग्स के मध्य का कोण होता है। सेंटर हेड है, सेंटर हेड के दोनों लेग्स के बीच का कोण होता है, सेंटर हेड का बीच का कोण होता है 90 डिग्री। हमारा अगला प्रश्न है, अभियांत्रिकी गुनिया यानी कि इंजीनियरिंग ट्राई स्क्वायर ए और बी दो प्रकार की श्रेणियों में मिलते हैं, जिसमें से ए श्रेणी की गुनिया का प्रयोग निम्न में से किन से किया जाता है? सामान्य कार्यों के लिए, टूल रूम कार्यों के लिए, उपरोक्त क और ख दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 48 का हमारा सही आंसर होगा कि सामान्य कार्यों के लिए भी किया जाता है और टूल रूम कार्यों के लिए भी किया जाता है। हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक है 49 प्रोटेक्टर हेड में लगे स्प्रिट लेवल का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? समतलता को चेक करने के लिए, लेवल को चेक करने के लिए, कोण चेक करने के लिए, या रेडियस को चेक करने के लिए? इसका सही आंसर है लेवल को चेक करने के लिए। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक है 50। प्रश्न क्रमांक 50 हमारा लिखा हुआ है, समतल सतह की माप लेने के लिए किस टूल का प्रयोग नहीं किया जाता? सरफेस प्लेट का, सरफेस गेज का, रेडियस गेज का, या डायल टेस्ट इंडिकेटर का? तो 50 का सही आंसर है रेडियस गेज का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि रेडियस गेज गोल सतह की माप को लेने के लिए किया जाता है। समतल सतह की, यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन में लिखा है समतल सतह की माप लेना है, तो इनमें से समतल सतह में से सभी की माप लिया जा सकता है, लेकिन रेडियस गेज से सिर्फ और सिर्फ वृत्तीय या गोल सतह की माप को ही लिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, 1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? मैंने आपको पहले बताया है कि 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोन होते हैं। 52 नंबर प्रश्न है, स्पिरिट लेवल की परिशुद्धता होती है, स्पिरिट लेवल की परिशुद्धता कितनी होती है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। 0.02 mm से 0.5 mm, 0.001 mm या 0.01 mm। तो स्पिरिट लेवल की जो शुद्धता होती है
वो होती है 0.02 mm बटे 100 मिलीमीटर। हमारा 53 नंबर क्वेश्चन है, प्रिसीजन स्पिरिट लेवल की परिशुद्धता होती है। हमारी पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, आपको सभी प्रकार के स्पिरिट लेवल्स के बारे में समझ में आ जाएगा। तो स्पिरिट लेवल प्रिसीजन स्पिरिट लेवल है, तो इसमें परिशुद्धता पूछी जा रही है। तो ऑप्शन है 0.01 mm, 0.02 mm से 0.5 mm, 0.01 mm से 0.1 मिलीमीटर और 0.1 mm से 0.02 मिलीमीटर। तो 53 का सही आंसर है हमारा 0.02 से 0.05 mm प्रति 1000 मिलीमीटर में, ये इसकी परिशुद्धता होती है। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 54। बेवल चांदे का स्टोक बनाया गया होता है। बेवल चांदा यानी कि प्रोटेक्टर हेड का स्टोक किस धातु से बना होता है? हाई कार्बन स्टील से, मीडियम कार्बन स्टील से, ब्रास से या फिर स्टेनलेस स्टील से? तो इसका सही आंसर है स्टेनलेस स्टील। हमारा अगला 55 नंबर का प्रश्न है, बेवल प्रोटेक्टर का थंब नट बना होता है। तो थंब नट किसी प्रकार के होंगे, याद रख लीजिए, सभी प्रकार के थंब नट गन मेटल के ही बने होते हैं। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक है 56। 56 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है हमारा, बेवल चांदे का लीस्ट काउंट होता है। बेवल प्रोटेक्टर की लीस्ट काउंट होती है हाफ डिग्री, 1 डिग्री, 5 मिनट या 1 मिनट। तो बेवल प्रोटेक्टर की जो लीस्ट काउंट होती है वो होती है हमारी 1 डिग्री। अगला प्रश्न है हमारा, बेवल प्रोटेक्टर की अर्धगोलाकार डिस्क पर निशान बने होते हैं। अर्धगोलाकार डिस्क पूछ रहा है, बेवल प्रोटेक्टर में जो अर्धगोलाकार डिस्क बने होते हैं उसमें कितने निशान बने होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 180 डिग्री तक। एल स्क्वायर का प्रयोग निम्न में से किस कार्यशाला में किया जाता है? सीट मेटल वर्कशॉप में, कारपेंटर शॉप में, टेलरिंग शॉप में या उपरोक्त सभी? देखिए, सीट मेटल वर्कशॉप में तो आपने बता ही दिया मैंने प्रश्न में, टेलरिंग वर्कशॉप में भी किया जाता है इसका उपयोग और कारपेंटर वर्कशॉप में भी किया जाता है। इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त में से सभी। 59 नंबर प्रश्न है, इंजीनियर्स स्क्वायर की एक्यूरेसी होती है। इंजीनियर्स स्क्वायर की एक्यूरेसी होती है 0.02 mm प्रति 10 mm पर, 0.002 mm प्रति 100 mm पर, 0.01 mm प्रति 100 मिलीमीटर पर और 0.01 मिलीमीटर प्रति 100 मिलीमीटर पर। तो 59 का जो हमारा सही आंसर होगा उसका सही आंसर है 0.002 मिलीमीटर प्रति 10 मिलीमीटर पर, यह इसका सही आंसर है। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक है 60। कॉम्बिनेशन सेट के दोनों हेडों को रूल या ब्लेड पर फिक्स करने के लिए ड्रॉप बोल्ट थंब नट का प्रयोग किया जाता है। थंब नट किस धातु की बनी होती है? मैंने आपको बताया किसी भी प्रकार की थंब नट होंगी, सभी प्रकार की थंब नट गन मेटल की ही बनी होती है। प्रश्न क्रमांक 61। मृदु जॉइंट वाले कैलिपर की सेटिंग किस पर की जाती है? अब सेटिंग करनी है तो यदि हम मार्किंग टेबल पर करेंगे तो टूटने की या मुड़ने की संभावना होगी, सरफेस टेबल पर करेंगे तो वहां पे भी होगी, लकड़ी पे करेंगे तो थोड़ा सा सॉफ्ट होगा और कास्ट आयरन पे करेंगे तो टूटने या मुड़ने की संभावना होगी। इसलिए इसका सही आंसर होगा ग नंबर, लकड़ी की सतह पर धीरे धीरे खटखटाकर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा चिन्ह माध्यम विभिन्न प्रकार के रंगों में उपलब्ध होता है? तो इसका सही आंसर आपके ऑप्शन पे दिखा हुआ है। पहला ऑप्शन है सफेद, दूसरा है नीला, तीसरा है सेलुलोज लीकर और चौथा है कॉपर सल्फेट। तो प्रश्न में आप पूछा गया कि कौन सा चिन्ह माध्यम यानी कि कौन सा जो ऐसा कौन सा मार्किंग मीडिया है जो कि कई प्रकार के रंगों में उपलब्ध होता है? तो इसका जो 62 नंबर का सही आंसर है वो है सेलुलोज लेकर। ये अलग अलग प्रकार के कई सारे रंगों में उपलब्ध होता है, जबकि सफेद तो सफेद ही होगा, नीला नीला और कॉपर सल्फेट तांबे के रंग जैसा दिखाई देता है। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक है 63। तो 63 नंबर प्रश्न है हमारा, साधारणतः बेंट स्क्राइबर का प्रयोग मार्किंग करते समय किसके साथ किया जाता है? बेंट स्क्राइबर का प्रयोग पूछा जा रहा है तो ट्राई स्क्वायर के साथ, स्टील रूल के साथ, वर्नियर हाइट गेज के साथ और क और ख दोनों। तो इसमें है वर्नियर हाइट गेज, ट्राई स्क्वायर और स्टील रूल, ये तीन अलग अलग दिखे हुए हैं। तो चूंकि बेंट स्क्राइबर है
तो बेंट स्क्राइबर का बेसिक उपयोग जो होता है वो सरफेस गेज के साथ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे सरफेस गेज ऑप्शन में नहीं है। जबकि वर्नियर हाइट गेज के साथ में, ये जो वर्नियर हाइट गेज लिखा है, इस वर्नियर हाइट गेज के साथ में हम ऑफसेट स्क्राइबर का उपयोग करते हैं, तो इसलिए वर्नियर हाइट गेज ऑप्शन में नहीं होगा, यानी कि ये सही आंसर हमारा नहीं होगा। तो 63 का हमारा सही आंसर होगा स्टील रूल के साथ। ठीक है, वैसे इसका हम अगर कोई प्रश्न में पूछा भी गया है तो हम इसे क और ख दोनों, यानी कि ट्राई स्क्वायर और स्टील रूल दोनों के साथ उपयोग कर सकते हैं। हमारा प्रश्न क्रमांक है 64। निम्न में से किस पर कारखाने का सारा उत्पादन निर्भर करता है? एक्यूरेसी पर, उत्पादकता पर, या उपभोक्ता पर, या भाप पर? इसका सही आंसर होगा भाप पर। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है हमारा 65। भारत में मीट्रिक प्रणाली को किसके आधार पर स्वीकृत किया गया है? बीआईएस, एसआईएस, उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर क और ख दोनों? तो इसका सही आंसर होगा क और ख दोनों। 66 नंबर प्रश्न है, निम्न में से साधारणतः समतल सतह की माप लेने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आप समतल सतह की माप लेनी है तो बताना पड़ेगा प्रोटेक्टर हेड, स्टील रूल, स्लिप गेज और स्क्वायर हेड। इन चारों में से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जिसके द्वारा समतल सतह की माप नहीं ली जाती। तो हम समझ लेते हैं बेवल प्रोटेक्टर के द्वारा समतल सतह की माप लेने में इसका उपयोग समतल सतह के लिए नहीं कर सकते, स्टील रूल के लिए भी नहीं कर सकते, और स्लिप गेज के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? स्क्वायर हेड। 67 नंबर प्रश्न है, डिवाइडर को स्टील रूल के माध्यम से कितने साइज तक खोला जा सकता है? डिवाइडर को स्टील रूल के माध्यम से कितने साइज तक खोला जा सकता है? 100 mm तक, या 150 mm तक, या क और ख दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो 67 का ऑप्शन होगा कि हम 100 mm भी खोल सकते हैं और 150 mm भी खोल सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हुक रूल के माध्यम से किस कैलिपर को आसानी से सेट किया जा सकता है? हुक रूल के माध्यम से किस कैलिपर को आसानी से सेट किया जा सकता है? इनसाइड कैलिपर को, आउटसाइड कैलिपर को, आउटलेट कैलिपर को, या फिर क और ख दोनों? तो 68 का हमारा सही आंसर होगा इनसाइड कैलिपर को हुक रूल के माध्यम से हम सेट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक है 69। 69 नंबर क्वेश्चन है हमारा, खरोंचनी के नोक को तेज रखने के लिए, खरोंचनी यानी कि स्क्रैपर की नोज को तेज रखने के लिए, शार्प रखने के लिए उसके नोज पर कौन सी क्रिया की जाती है? हार्डनिंग, होनिंग, टेम्परिंग, या उपरोक्त सभी? तो इसका होगा उपरोक्त सभी। हार्डनिंग भी करी जाती है, टेम्परिंग भी की जाती है, और होनिंग भी की जाती है। होनिंग एक सरफेस फिनिशिंग मेथड है, और हार्डनिंग के वजह से वो खरोंचनी जो स्क्रैपर होता है वो हार्ड हो जाता है, और चूंकि वो हार्ड बहुत ज्यादा ना हो जाए जिसकी वजह से उसका उपयोग करने पर वो टूट जाए, तो इसकी हार्डनेस को थोड़ा सा कम करने के लिए हम टेम्परिंग का उपयोग करते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 70। पंचिंग करते समय प्रिक पंच के पॉइंट पर जॉब सतह के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? तो पंचिंग करते समय सीधा सीधा इसको समझ लेते हैं। पंचिंग करते समय हमें जॉब से और पंच के बीच में कितना डिग्री का कोण बना के रखना होगा? तो 15 डिग्री कोण बना के रखना चाहिए, तब उससे पंच अच्छा होता है। निम्न में से अप्रत्यक्ष मापी यंत्र कौन सा है? अब बताना है हमें इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष मापी यंत्र है। आउटसाइड कैलिपर बिल्कुल है, इनसाइड कैलिपर ये भी है, स्मॉल होल गेज ये भी है, और उपरोक्त सभी। तो यानी कि इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 72 है, निम्न में से कैलिपर किस धातु से बनाई जाती है? मैंने आपको बताया किसी प्रकार का कैलिपर हो, सभी प्रकार के कैलिपर हाई कार्बन स्टील के ही बनाए जाते हैं। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक है हमारा 73। 73 नंबर क्वेश्चन है, कैलिपर का साइज लिया जाता है कुल लंबाई से, पिवट पिन से पॉइंट तक की लंबाई से, पिवट पिन के व्यास से, या स्प्रिंग की साइज से? तो कैलिपर का जो साइज लिया जाता है वो पिवट पिन से लेकर पॉइंट तक की लंबाई तक लिया जाता है। 74 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भाग कैलिपर का नहीं है? स्प्रिंग, लेग, पिवट और थंब रूल। कैलिपर में किसी भी प्रकार के थंब रूल का उपयोग नहीं किया जाता, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक है 75।
75 नंबर क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि फर्म जॉइंट कैलिपर की दोनों टांगें किस माध्यम से जुड़ी होती हैं। फर्म जॉइंट कैलिपर है तो फर्म जॉइंट कैलिपर को किसके द्वारा जुड़ा जाता है? स्प्रिंग व पिवोट के द्वारा, रिवेट और वॉशर के द्वारा, स्क्रू के द्वारा और उपरोक्त में से कोई नहीं। अब चूंकि आपको फ्रंट फर्म जॉइंट कैलिपर को समझना है, मैंने आपको बताया था दो प्रकार के जॉइंट होते हैं, एक होता है स्प्रिंग जॉइंट और दूसरा होता है फर्म जॉइंट। तो फर्म जॉइंट में जो कैलिपर्स होते हैं वो दोनों टांगे जो होती हैं रिवेट और वॉशर के द्वारा एक दूसरे से जोड़ी जाती हैं। इसका सही आंसर होगा ख, रिवेट और वॉशर। 76 नंबर क्वेश्चन है स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर की दोनों टांगें किसके द्वारा जुड़ी होती हैं। अब स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर है, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर स्प्रिंग के द्वारा जुड़ी होगी, यानी कि जो स्टील की पट्टी बनाई जाती है उसके द्वारा जुड़ी होती है। तो 76 का जो सही आंसर होगा वो होगा पिवट और स्प्रिंग के द्वारा। पिवट इसलिए लगाया जाता है ताकि वो इधर उधर आगे पीछे ना भागें, और स्प्रिंग के द्वारा उन्हें कंट्रोल किया जाता ताकि वो ऑटोमेटिक फैल सके। 77 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इनसाइड कैलिपर की दोनों टांगें बाहर की ओर कितने डिग्री में मुड़ी होती हैं। इसका सही आंसर है 60 डिग्री। पहले भी ये पूछा जा चुका है, अभी इसको घुमा करके दूसरे हिसाब में पूछ लिया गया है। तो हमारा अगला प्रश्न है 78, किसी खांचे की चौड़ाई, किसी भी स्लॉट की चौड़ाई आधा mm की शुद्धता में मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। तो हाफ mm है, आधा mm की मोटाई है, यानी कि आधा mm की हमारी एक्यूरेसी है, तो हाफ mm की इस एक्यूरेसी देख लेते हैं जेनी कैलिपर के द्वारा होगी, इनसाइड कैलिपर या आउटसाइड कैलिपर या डिवाइडर के द्वारा। चूंकि स्लॉट है, स्लॉट यानी कि इनसाइड से नापना होगा, तो 78 का सही आंसर होगा अंदरूनी माप लेने के लिए इनसाइड कैलिपर। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 79, निम्न में से कौन सा भाग इनसाइड कैलिपर का नहीं है। निम्न में से कौन सा भाग इनसाइड कैलिपर का नहीं है। फलक्रम, स्प्रिंग, एडजस्टिंग स्क्रू या स्टॉक। 79 का जो सही आंसर है वो है स्टॉक, जो होता है वो इनसाइड कैलिपर में नहीं होता। 80 नंबर प्रश्न है, कैलिपर के फलक्रम की धातु किसकी बनी होती है। तो कैलिपर के जो फलक्रम है वो उसकी धातु जो होती है वो होती है माइल्ड स्टील। कैसा लगा ये हमारा वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे आने वाली वीडियो के साथ इसी प्रकार बने रहें। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे हमारी नई और अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।